बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कोई H1B के समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई विरोध कर रहा है और इन सब के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पलटी मार ली है। ट्रंप ने पहले H1B वीजा के विरोध में बयान दिया था, लेकिन अब ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी कंपनी में कई H1B वीजा वाले लोग हैं। मैं H1B वीजा में विश्वास करता हूं। ये बेहतरीन प्रोग्राम है। मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। मैं हमेशा से H1B वीजा के पक्ष में रहा हूं। ट्रंप अब खुलकर H1B वीजा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर ट्रंप समर्थकों की राय बटी हुई है। एक और लॉरा लूमर, मैट गेट्स और एन कुल्टर जैसे ट्रंप समर्थक खुलकर इस वीजा का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन लोगों का कहना है कि H1B वीजा से विदेशी लोगों को अमेरिका में नौकरी मिलेगी और अमेरिकी लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी। दूसरी ओर एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ने H1B वीजा का समर्थन किया है। इनका कहना है कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए दुनिया के टॉप लोगों को नौकरियों पर रखना चाहिए, लेकिन अब समझना जरूरी है कि आखिर H1B वीजा क्या है, जिसे लेकर ट्रंप समर्थकों की राय बट गई है। दरअसल H1B नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है। IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशनल के लिए जारी होता है ये वीजा। प्रोफेशनल्स जिन्हें जॉब ऑफर होती हैं उन्हें ही ये वीजा मिल पाता है। अमेरिका हर साल 65,000 लोगों को H1B वीजा जारी करता है। H1B वीजा की समय सीमा 3 साल की होती है। जरूरत पड़ने पर 3 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है आगे। अमेरिका में 10 में से 7 H1B वीजा भारतीयों को मिलता है। हर साल करीब 45,000 भारतीय इस वीजा पर अमेरिका जाते हैं और अब जब अमेरिका में H1B वीजा पर बहस छिड़ी है तो हमने इस मसले को लेकर एक सर्वे किया। इस दौरान लोगों से कई सवाल पूछे गए। सवाल में क्या कुछ लोगों ने जवाब में कहा है, ये अब आपको बताते हैं। पहला सवाल, पहले विरोध किया, अब ट्रंप ने H1B वीजा का समर्थन किया। इसकी वजह क्या? हाई स्किल्ड भारतीय पेशावर 33% लोगों का कहना है और वहीं 14% लोगों का कहना है कि एलन मस्क का दबाव है इस पर, क्योंकि एलन मस्क ने इसका समर्थन सबसे पहले किया था। वहीं 50% लोगों का कहना है कि अमेरिका की ये मजबूरी है, टैलेंट भारत में ही ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, इस पे अमेरिका के पास इतने इंजीनियर और स्किल्ड वर्कर हैं ही नहीं जितनी ज़रूरत है उन्हें, इसीलिए H1B वीज़ा बहुत ज़रूरी है। तो इस पे 93% लोगों ने कहा कि हाँ वाकई में ऐसा है और इसीलिए इस पर अब सहमति बनी। वहीं 7% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। और अब चलिए इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विदेशी मामलों के जानकार सुरेंद्र सिंह लाली जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार पिंकी जी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से H1B वीजा, पहले इस पर कुछ और ही बयान सामने आते थे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर अमेरिका से किसी भी बड़े चेहरे की हम बात करें, लेकिन अब पूरी तरीके से इस पर रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये मान लिया जाए कि जो भारतीय टैलेंट है उसके सामने कहीं ना कहीं अमेरिका की नीति जो है वो झुकी है। जी पिंकी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। लालू जी से जब पूछा गया कि अब आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो आपके 9 बच्चे हैं, तो उन्होंने अपने लालू जी के पूरे अपने तरीके से कहा कि अरे तब हम अपोजिशन में थे ना। तो पिंकी जी, इलेक्शन में कैंपेन करना और इमिग्रेशन यूएस इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उसमें उन्होंने जो कहा तो कहा। अभी तो उन्होंने अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, वो 18 या 19 जनवरी को बनेंगे और उससे पहले ही उन्होंने पलटी मार दी, जो आपने लफ्ज कहा। अब मैं आपको पिंकी जी एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी जब यूएस गया था तो मुझे भी ये वीजा की ऑप्शन मिली थी, पर मेरा दूसरे तरीके से ग्रीन कार्ड हो गया था। अमेरिका बना ही इमिग्रेंट्स के ऊपर है। मतलब जो ट्रंप साहब की बेगम है, जो तीसरी उनकी बेगम है, तो वो भी ईस्टर्न यूरोप से हैं। और जो उनका इस समय फेवरेट पोस्टर बॉय है इलॉन मस्क, वो भी साउथ अफ्रीका की पैदाइश है। बिल्कुल। अमेरिका को बनाया ही इमिग्रेंट्स ने है। अब देखिए, जैसे 60s में बहुत से इंडियन गए यहाँ, जो कि एम्प्लॉयमेंट वाउचर पे गए, कोई डॉक्टर के लिए गया, कोई लॉयर के लिए गया। तो उस समय इनको जरूरत थी प्रोफेशनल्स की, और इन्होंने भरपूर तरीके से दुनिया से लोग बुलाए, वो नासा हो
या शेल ऑयल की जितनी कंपनीज थी उसमें इंजीनियर गए, जैसे वो एक्सॉन थी, मोबिल थी, और उसके बाद कंप्यूटर की कंपनियां थी, उसमें फिर सेकंड जो हमारी यहाँ से किश्त गई, जिसको हम उस जमाने में ब्रेन ड्रेन कहते थे, जिसको अब हम अपना हमारा पावरफुल डायस्पोरा कहते हैं, जिन्होंने जाके सिलिकॉन वैली को बनाया। तो अमेरिका बना ही इमिग्रेंट्स के ऊपर है, और जब तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन अट्रैक्ट नहीं करता, उनके यहाँ इतनी अपनी उपज ही नहीं है। टिम कुक्स जो एप्पल का सीईओ है, उनकी लास्ट वीक की स्टेटमेंट थी और उन्हें कहा गया कि आप चाइना में आके फैक्ट्रीज क्यों लगा रहे हो। तो मैं उनके डायलॉग को हिंदी में कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर मुझे एप्पल की इंडस्ट्री के लिए इंजीनियर्स ढूंढने हो तो मैं एक हॉल भी नहीं भर सकता, और अगर जिस तरह जितने मुझे इंजीनियर्स चाइना में मिलते हैं, इससे मैं 5 फुटबॉल फील्ड्स भर सकता हूं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है। अगर आप मुझे 1 मिनट और दे तो मैं अपनी एक बात और रख के फिर अगले पैनलिस्ट पर हम जा सकते हैं। आप मुझे जी बताइए, मेरे पास टाइम है? जी, बिल्कुल आपके पास समय है, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पिंकी जी, ऐसा है कि अमेरिका को मतलब कोई तो बात रही होगी कि 1947 में 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पे राज करके 200 साल के बाद सिर्फ 1 लाख अंग्रेज वापस गया। क्योंकि इनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस और एजुकेशन, जब हम यहाँ पे धर्म में और मंदिर गुरुद्वारों में लड़ रहे थे, तो उस जमाने में इन्होंने वो यूनिवर्सिटीज बना डाली, वो भले ही हार्वर्ड है या जितनी भी इनकी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, और इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना शुरू कर दिया, विच मीन्स कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट करने शुरू किए। अगर आप देखेंगे कि हिंदी पिक्चर में भी दिखाते थे पुराने जमाने में, 80s की 90s की पिक्चर में जितनी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता था वो सारी अमेरिकन कार्स होती थी, शेवरले, ओल्ड्समोबिल। क्योंकि अमेरिका उसको समझ आ गया कि अब हमने अगर आगे बढ़ना है तो हमने आउटसोर्सिंग पे चले जाना है, और हम दुनिया भर के ब्रेन्स बुला के यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, जिसका कि फिर हम आउटसोर्स कर देंगे प्रोडक्शन में। इसीलिए आपने बहुत कम देखा होगा, सिवाय बड़े हवाई जहाज के या ड्रोन्स के, मेड इन यूएसए आपने कहीं नहीं लिखा हुआ देखा होगा। पहले अमेरिका गाड़ियां बनाता था, फिर उन्हें समझ आया कि नहीं, ये लेबर हमें महंगी पड़ रही है, तो देखो फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान आ गया, फिर टोयोटा, निसान और इस तरह की गाड़ियां आई। फिर उसके बाद कोरिया आया, उनकी गाड़ियां आई, हंडई, और ये जो ये गाड़ियां आई हैं डेवू वगैरह। अब चाइना की जो BYD आ रही है, जिसपे ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं 40% का टैरिफ लगाऊंगा। तो मैं कहना ये मूलभूत से चाह रहा हूं कि अमेरिका बना ही दुनिया के ब्रेन्स को सक करके है, और उससे वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने पास रखते हैं, और प्रोडक्शन करने के लिए आप दुनिया में बाकी तमाम कंट्रीज को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी अमेरिकन कंपनी हो, मैकडॉनल्ड्स हो या कोक हो, आपने उनकी कंपनी का आदमी काउंटर के पीछे अमेरिकन कभी नहीं देखा ठीक होगा। है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास, बिल्कुल सर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमने जो सर्वे किया है उसके सवालों पर भी नजर डालते हैं, जनता का जो रुख है वो भी जानने की कोशिश की है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल है कि अमेरिका का H1B वीजा पाना हजारों भारतीय कामगारों का ड्रीम है, किसको सबसे ज्यादा फायदा इसका होगा? 18% लोगों का कहना है कि अमेरिका को ही इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो वहीं 10% लोगों का कहना है कि भारतीयों का फायदा होगा, और 72% लोगों का कहना है कि दोनों को ही इससे फायदा मिलेगा। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया सर्वे में, अमेरिका में H1B वीजा पर राष्ट्रवादी बहस छिड़ी हुई है, क्या हाई स्किल्ड भारतीय IT पेशावर प्रभावित हो सकते हैं इससे? तो 82% लोगों का कहना है कि हाँ, 10% लोगों का कहना है कि नहीं, और 8% लोगों का कहना है कि इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और चलिए हमारे मेहमान के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आप ही के पास आएंगे। और देखिए, जिस तरीके से सर्वे किया गया है, सबसे ज़्यादा फायदा इसका किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जो आएंगे अमेरिका में नौकरी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ के मुकाबले जो इनकम होती है भारतीयों के वहाँ पर, तो ऐसे में सस्ते हाई स्किल्ड यहाँ पर कर्मचारी इनको मिल जाते हैं अमेरिका को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरफ भी इनको फोकस करना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर इस वीजा को लेकर विवाद उठा हुआ है। या फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों को ही बराबर का फायदा मिलेगा?
तो पिंकी जी, दोनों का फायदा, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज है। ना हिंदुस्तान में कोई किसी को डांट के भेज रहा है और ना अमेरिका में कोई किसी को ब्लैकमेल करके हायर कर रहा है। जरूरी बात है जो हमारे इंजीनियर्स यहाँ से जाते हैं उनको कुछ नजर आता होगा जाते, क्योंकि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अमेरिका की वेल्थ क्रिएशन के अंदर हमारा इंडिया का कितना बड़ा रोल है, जो कि मेजर चंक ऑफ H1B हम यूटिलाइज करते हैं। अब अमेजॉन है, अब उसकी मार्केट वैल्यू है 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी जीडीपी है 3.89 ट्रिलियन, यानी एक हिंदुस्तान जो दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाह रही है, जिसकी दुनिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसकी जीडीपी है 3.89 ट्रिलियन। और मैं आपको अगली 3 कंपनियों के नाम बताऊंगा जो सिर्फ पिछले 40 साल में बनी है। इससे आपको आइडिया होगा कि अमेरिका को H1B और फॉरेनर्स की इंटेलिजेंस से कितना फायदा होता है। कि अमेजॉन मार्केट वैल्यू 1.9 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट मार्केट वैल्यू 3.12 ट्रिलियन और हमारी जीडीपी है 3.89 ट्रिलियन। और गूगल की मार्केट कैप है 2.17 ट्रिलियन। तो जरूरी बात है जो हमारे यहाँ इंजीनियर को, सपोज यहाँ पे अगर उसको 1 लाख सैलरी मिलती थी तो वहां उसको 10 लाख मिलती है। जहां 1 लाख की उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है, उसको 10 लाख की सैलरी मिलती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपग्रेड हो जाती है। वहां जाके पानी, रोड्स, हवा, उसके बच्चों की एजुकेशन। और फिर जो अमेरिकन उसको 1 लाख की जगह 10 लाख की सैलरी दे रहा है, फिर वो आपने 10 करोड़ तो बनाएगा ही। तो इसमें दोनों का फायदा है, दोनों में से कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। पर पहले इससे फायदा नहीं माना जाता था, क्योंकि बहुत से लोग मेडिकल की सीट क्लियर करके फिर बाहर चले जाते थे, आईआईटी से सब्सिडी की एजुकेशन लेके बाहर चले जाते थे, वो सीट खराब होती थी। तो पहले इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता था, जिस जमाने में मैं गया था। अब ये हमारा डायस्पोरा बन गया, क्योंकि आप देखिए ट्रम्प साहब अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जितने को हायर कर रहे हैं, उसमें ये जो आप दो आपने अमेरिका के पॉलिटिशियंस के बयान बताए वो उन्हीं के लिए दिए हैं। क्योंकि ट्रम्प साहब को पता था कि इलेक्शन से पहले मेरे दांत और थे, लेकिन अगर मैंने अपनी कंट्री अमेरिका के एक्सपेंसेस कम करने हैं, बॉर्डर को कंट्रोल करना है, वो टेक्नोलॉजी के बिना होगा नहीं। और उसमें इंडिया से ज्यादा समझदार इंजीनियर जो है, बैलेंस लोग दुनिया में कहीं नहीं है, ये मैं सीना ठोक के कह बिल्कुल, सकता हूँ। ट्रंप प्रशासन में श्री राम कृष्णन ही हैं जो कि एआई नीति को संभाल रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी मिली है। और ऐसे में जब उनका नाम सामने आया था तो ट्रंप के ही करीबियों ने कहा था कि यहाँ पर तमाम जो रूल्स लगे हुए थे भारतीयों के लिए उनमें ढील दे दी जाएगी, जो कि सही नहीं होगा। इसका भी विरोध किया गया था, लेकिन वहां पर भी सुनी नहीं गई थी और इसी दिशा में आगे बढ़ते नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। चलिए सर, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है विनीत जिंदल जी। बहुत बहुत स्वागत है विनीत सर आपका इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। विनीत सर, एक बहस छिड़ी हुई है इन दिनों अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप अभी सत्ता में आए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरी तैयारियां कर ली हैं, जो रणनीति पूरी बना ली है, उस पर अभी से बहस छिड़ गई है। क्योंकि जो बयान उन्होंने चुनाव के वक्त पहले दिया उससे वो पलट गए हैं। और हालांकि ये जिस तरीके से उन्होंने पलटी खाई है, ये काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद भी है, लेकिन अमेरिकियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। H1B वीज़ा को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, क्या रुख रखेंगे इस पर आप अपना? देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिकन्स को ये नागवार गुजर रहा है। उसका कारण मैं बता देता हूँ कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसमें जो लोग H1B1 वीज़ा के ऊपर यहाँ आते हैं, स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, और जिस तरह का कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इकोनॉमी में उन लोगों का है बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% ऑफ H1B1 वीज़ा के ऊपर जो लोग यहाँ आते हैं इंडियंस होते हैं, और जितना एफिशिएंसी उनका होता है उसको आप नकार नहीं सकते। और मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसकी मजबूरी है कि वो H1B1 वीज़ा को कट शॉर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जो सारा जो इम्पैक्ट आएगा वो अमेरिकन इकोनॉमी पे आएगा। और जिस तरह से कंट्रीब्यूशन यहाँ H1B1 वीज़ा वालों का है इन अमेरिकन इकोनॉमी में, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो चुनाव से पहले जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख अख्तियार किया था और अब जो रुख उन्होंने लिया है, उसका जो इम्पैक्ट है वो अब दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है। और चाहे आप रामकृष्णन की बात करें या इलॉन मस्क की बात करें, इलॉन मस्क तो खुद कभी अमेरिका H1B1 वीज़ा के ऊपर ही आए थे, वो यहाँ के सिटीजन नहीं थे। तो वो समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है H1B1 वीज़ा के ऊपर जो लोग यहाँ आते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का सपना है दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाने का, उसके अंदर इन लोगों का, जिन लोगों को इमिग्रेंट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनको कट शॉर्ट करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है, क्योंकि जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ने अब लिया है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है उन जो चाहते हैं अमेरिका आगे बढ़े, दोबारा से उस चीज को आगे लेके जाएं जिस तरीके से अमेरिका अमेरिका की एक छवि थी एक इकोनॉमिक पावर की। तो मुझे लगता है उसको लेकर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा संजीदा है। इलॉन मस्क की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में रही होगी, और मुझे लगता है कि बहुत सही डिसीजन है। कट शॉर्ट करने से कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा असर जो है वो आने वाले समय में पड़ सकता है। इसको देखते हुए ही मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है। सुरेंद्र सर, क्या कहेंगे आप विनीत जी की बात पर? मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। ऐसा है कि देखिए पिंकी जी, वो मैं थोड़ा अजीब लगता है दोबारा कहते हैं कि वो हम पे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, उनकी यहाँ इस तरह का इंटेलेक्ट और टैलेंट है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इंडियंस की रेपुटेशन किस तरीके की है कि अभी पीछे मैं न्यूयॉर्क में था तो मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखने गया, गैब्रिएला उसका नाम है, गैब्रिएला इग्लियस। तो इससे आपको पता चलेगा कि इंडियंस की क्या रेपुटेशन सभ्य समाज में है। बाकी तो सोशल मीडिया पे तो तमाम लोग टाइम ज़ाहिर करते रहते हैं। तो गैब्रिएला ने बोला कि इंडियंस की रेपुटेशन इस तरीके की है कि 2 इंडियन बैंक लूटने चले गए, तो एक गाड़ी में बैठा था, दूसरा अंदर लूटने गया, उसने बंदूक दिखाई तो उसने बैंक मैनेजर को बोला कि मेरे को अपने पैसे दे दे। उसने कहा नहीं नहीं, तू इंडियन है, इंडियन लोग बैंक वैंक नहीं लूटते हैं, मेरा कंप्यूटर नहीं ठीक है तो उसको ठीक कर दे। तो उसके बाद उस बंदे को बैंक तो नहीं लूट पाया, वो हाथ में अपना कंप्यूटर लेके वापस आ गया। तो दूसरा जो गाड़ी में वेट कर रहा था उसने कहा तू बैंक लूटने गया तो तूने लूटा क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि उसने मुझे, बैंक वालों ने सीरियसली नहीं लिया। उसने कहा तू तो टैक्स सपोर्ट से आया होगा तो तू हमारा कंप्यूटर ठीक कर, तुम्हारे से नहीं बैंक लूटा जाता। तो इंडियंस की रेपुटेशन ये है कि कम ही अमेरिकन होंगे जिनकी लाइफ में उनका डॉक्टर बिल्कुल, और या इससे इंजीनियर बिल्कुल सर, या इससे पहले लॉयर। बिल्कुल सर, इससे पहले अगर बात की जाए तो गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अमेरिकी लोग भारत और चीन के लोगों से काफी पीछे हैं, भारतीयों से काफी पीछे, जिसे लेकर बराक ओबामा ने भी चिंता जाहिर की थी। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं, बाइडेन ने भी इस विषय पर जो है पहले चिंता जाहिर की थी। और देखिए, ये उसी का सबब है जो इस तरीके से अब H1B को लेकर ये बयान बदला गया है, सोच बदली गई है। हालांकि कुछ लोग हैं जो अभी भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में उनकी भी सोच जो है वहां पर बदल जाएगी। एक और सवाल सर्वे में पूछा गया था, उसका रुख कर लेते हैं, आएंगे आपके पास। H1B वीजा बैन की मांग करने वालों ने टेस्ला के मालिक और ट्रंप के करीबी एलन मस्क को भी निशाने पर ले लिया है। क्या ये सही है? इसमें 57% लोगों का कहना है कि हाँ, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर उनका दबाव जो है वो जरूर देखा गया। 31% लोगों का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं 12% लोगों का कहना है कि अभी इस विषय पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए सर, विनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एलन मस्क का नाम काफ़ी तेजी के साथ सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से पोस्ट किया है, इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था और कहा था कि मैं पूरी तरीके से इसके पक्ष में हूँ H1B वीज़ा के। अगर इस पर जंग भी लड़नी लगी तो मैं लड़नी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि ज़रूरी बदलाव भी होने चाहिए इसमें समय के अनुसार। इस पर भी उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे में पूरी तरीके से जो विवाद है उसमें सीधे तौर पर निशाने पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एलन मस्क भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो खुद ये बार बार कह रहे हैं कि मैं खुद इस वीजा पर यहाँ पर आया था और अपने पूरे कारोबार को सेटअप किया था मैंने। जी बिल्कुल, देखिए एफर्ट्स की मैं बात यहाँ करना चाहूँगा, और जो बिजनेसमैन होता है उसको पता होता है कि किस तरीके का वर्कफोर्स उसको चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, आप चाहे कहें कि बहुत रूड तरीके से एलन मस्क ने कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट कर दिया ये कह के कि H1 वीज़ा वालों को अमेरिका में आने से रोकना गलत होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत रूड तरीके से उनको जवाब दिया है, और मुझे लगता है इसी कारण से एलन मस्क को जो है उसको टारगेट किया जा रहा है उनको। और इसके अलावा कोई और कारण मुझे दिखाई नहीं देता। एक पूरी लॉबी है, मैं कहूँ यहाँ तो कि एक वो लॉबी है जो H1 वीजा को रोकना चाहती है, और एक वो लॉबी है जो जानती है कि उसका इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा ये जो मामला है सिर्फ इलियन मस्क तक ही सीमित नहीं है। दोबारा से अमेरिका की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर जो दूरदर्शिता है वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन होने के नाते किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इलियन मस्क उस चीज के ऊपर मुझे लगता है बात कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ आने के बाद देखने को मिली है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से
जो इंडियंस अमेरिकन इंडियंस जो हैं उन लोगों को जिस तरह से यहाँ पे जगह मिली है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे यहाँ दिखता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो अमेरिकन हैं और इंडियन ओरिजिन से हैं, तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी H1B1 वीजा को लेकर भी इस बात को लेकर उठाया जा रहा है बार बार, क्योंकि 70% ऑफ वीजा जो है वो इंडियन के पास जाते हैं और सिर्फ 10% चाइना के पास जाते हैं, रेस्ट ऑफ द 20% में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो चंक है वो इंडिया के पास होता है, क्योंकि वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हम कहें कि एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के पास रहती है, चाहे टेक की बात करें, चाहे आप डॉक्टर्स की बात करें, चाहे आप और अदर फील्ड्स की बात करें जहाँ प्रोफेशनलिज्म की बात आती है। तो मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो अमेरिकन के पास वो एफिशिएंसी नहीं है जो एफिशिएंसी उनको H1B1 वीजा के द्वारा मिलती है बाहर से। तो बिल्कुल। उस एफिशिएंसी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए ये वीजा का जो प्रोसेस है इसको रखा जाएगा। और मुझे लगता है कि ये कोई मैं कहूँ कि मुझे लगता है कि इसको कहीं बढ़ाया ना जाए। मुझे लगता है कि ऐसा भी जल्दी कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है कि जो 80,000 का जो ब्रैकेट है यहाँ H1B1 वीजा का, वो भी बढ़ाने को हम मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक की जो हालत है अमेरिका की उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं H1B1 वीजा का बहुत बड़ा हाथ आगे भी होगा। बिल्कुल, काफ़ी बदलाव को लेकर भी बात इसमें हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रिपब्लिकन पार्टी का दक्षिणपंथी हिस्सा जो है वो ना सिर्फ गैर यहाँ पर इमिग्रेशन के खिलाफ है बल्कि कानूनी इमिग्रेशन के भी खिलाफ है। और ऐसे में ट्रंप पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है जो है वो देखी जा रही है। इसका कितना असर विनीत सर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यशैली है वो किस तरह की है। वो किसी की बात अगर उनको समझ आ गई तो वो किसी की बात सुनते नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्रेशर में आके वो कोई काम करने वाले हैं, चाहे वो दक्षिणपंथी हों या फिर उनकी खुद की पार्टी के हों या फिर रिपब्लिकन्स हों, या उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको जो मुझे लगता है जो बात समझ में आई है वो यही आई है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो इस वीजा को आप रोक नहीं सकते, कट शॉर्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग आपको वीजास को बढ़ाना पड़े, कम करने की आप बात नहीं सोच सकते। अदरवाइज जो उनका मोटो है, जो चाहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी और अच्छी हो, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा अगर इसको ये रोकते हैं। और उसका सारा जो खामियाजा है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही जवाब देना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही उस बात का सारा ठीकरा फूटेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के ऊपर पीछे जाने वाले नहीं है। और मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर वीजास को बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब तो जरूरत पड़ेगी इनको बढ़ाने की, क्योंकि जिस तरह का जो कहें कि जो भागीदारी यहाँ पे है प्रोफेशनल वर्कफोर्स की जो H1B1 वीजा पे आते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इसको लेकर मुझे कोई बड़ा कुछ औचित्य लगता नहीं है कि भाई जो जिस तरह की बातें यहाँ आ रही हैं वो एक, मैं कहूँ कि एक एटमॉस्फेयर बनाने की बात सिर्फ है, और पीछे हटने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से मुझे लगता नहीं कि वो दिखने को बिल्कुल मिलेगा। सर, और यहाँ पर अमेरिका के लिए आर्थिक तौर पर ये काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो कंपनी एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो। इन तमाम कंपनियों को पता है कि H1B वीज़ा उनके लिए कितना ज़रूरी है। और इसीलिए एलन मस्क यहाँ पर खुलकर कह रहे हैं कि अगर जंग लड़ने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके समर्थन में ज़रूर आगे आऊँगा। खुलकर वो अपने बयानबाजी को लेकर हमेशा ही मशहूर रहे हैं। सुरेंद्र सर, ऐसे में अगर बात की जाए तो इससे खासा इम्पैक्ट जो है भारतीय और अमेरिकी रिश्तों पर पड़ने वाला है। नीतियां भी कुछ ना कुछ बदलती नजर आएंगे, जिसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो गहरा रिश्ता रहा है, जो नाता रहा है इंडिया का, ऐसे में उसकी शुरुआत देखी जा सकती है बेहतरीन। पिंकी जी, ये बहुत छोटी चीज है और इसमें बिल्कुल भी बंद कमरों में जब जब डिप्लोमेसी होती है तो इसका जीरो इम्पैक्ट होगा। अगर इम्पैक्ट है तो वो इस चीज का है कि अमेरिका चाह रहा है कि वो हमको अपना एलाई बनाए और हम बनना नहीं चाहते, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं। क्योंकि हमने रूस से भी अपना इस वॉर के दौरान तेल खरीदा, हमारे ईरान से भी रिश्ते हैं। तो उसमें अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो मनमुटाव होगा भी, जिसके लिए भी थोड़े से साइंस हमें पिछली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिले, जिस तरह से वो पन्नू को बढ़ाते हैं या अडानी जी के अगेंस्ट केस हो रहा है, वो अलग इश्यू है। पर इस इश्यू में बंद कमरे में तो बिल्कुल इश्यू नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर H1B इशू कर रहा है तो वो इंडिया को फेवर नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इट इज इंडियाज लॉस कि हमारे यहाँ से वो ब्रेन वहां जा रहा है।
और दूसरा इसमें जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस में लाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी 10 साल वहां रहा और पगड़ी पहन के रहा। तो देखिए, एक बार ना मैंने एक जगह हिंदू बस के पीछे लिखा हुआ देखा था कि कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। एक ये बड़ी सिंपल नेचर है कि जो अमेरिका का रहने वाला बाशिंदा है वो सारी उम्र वहां रहा है, और जो मेरे जैसे को पगड़ी में एक महंगी गाड़ी में देखता था तो बाज दफा उन्होंने मेरे पे तंज कसा, एक दो बार मेरे पे हाथ भी उठाने की कोशिश की। तो इसमें थोड़ा रेशियल कार्ड भी आ जाता है, बिकॉज वो देखते हैं कि इंडियन है, बॉडी लैंग्वेज भी स्ट्रांग नहीं है, कि बॉडी वॉडी भी नहीं बनाई, ये हमारी कंट्री है और हमारी कंट्री में आके ये हमसे ज्यादा पनप रहा है, इसका घर हमारे से बड़ा है, इसकी गाड़ी हमारे से बड़ी है। अब देखिए, इवन जब चाइनीज ये वायरस हुआ था कोविड का, तो उसमें न्यूयॉर्क में उन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया था चाइनीज लोग के ऊपर, क्योंकि पूरा अमेरिका लिटरेट नहीं है, वहां भी मिड वेस्ट है, वहां पे भी रेडनेक्स हैं, जो उनके भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको कुछ रेशल कार्ड भी इसमें आता है जब वो देखते हैं कि ये लोग हमारे मुल्क में आके हमारी भाषा हमारे एक्सेंट से नहीं बोलते, इनके शरीर भी हमारी तरह लंबे चौड़े नहीं है, पर ये हमसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और हमें इनके नीचे लग के काम करना पड़ रहा है। 1980s बिल्कुल। में ग्रुप होता था न्यू जर्सी में, जस्ट लेट मी कंप्लीट, एक ग्रुप होता था 1980s में जिसका नाम था डॉट बस्टर्स, क्योंकि वो इतने जेलस थे, ये जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट होते हैं। बिल्कुल सर, और उस इसी के जमाने साथ में लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए फिलहाल का जो रुख है और पहले की अगर बात की जाए तो जब पिछला कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, उस वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही यहाँ पर जो तेवर दिखाए थे, उस वक्त जो है भारत की तरफ से बड़ी संख्या में वीजा आवेदन गए थे, उनको खारिज कर दिया था उन्होंने, और उस पर कई बार पीएम मोदी ने बातचीत भी की थी, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई थी। और ऐसे में अब उन्हें ये चीज अच्छे से पता चल गई है और इसलिए पूरी तरीके से रुख जो है वो अलग ही नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत